जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और इसमें जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। और आप लोगों को पता है इसमें जो है टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर कितने हैं, हमारे 9 टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर्स है, जिसमें से हमने जो है 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को जो है मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ इन 3 चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज एंड चैप्टर नंबर 6 गांव का प्रशासन। इन तीनों ही चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस में आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। आपको पता है कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को जो है हमारा क्या आता है, प्रैक्टिस सेट आता है। जो भी हमने चैप्टर किया होता है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, इन तीनों दिन जो हमने कॉन्सेप्ट किए होते हैं, जिन चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया होता है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इन तीनों के ही प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को, इन तीनों के जो है एमसीक्यूज, मिक्स एमसीक्यू आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे। आप लोग लास्ट में जो है अपने स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने जो है क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किए हैं, कितने नंबर आपके बने हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका टीचिंग एग्जाम हो, आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो उन सब के लिए आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कई बार आपसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा कहाँ से जाता है, मेनली जो है हमारा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। जहां पे भी आपका पॉलिटिकल साइंस वाला क्वेश्चन आएगा, उन सभी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू है, सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके, चाहे वो आपके सीटेट में आए हो, एचटेट में आए हो, एसएससी, पीसीएस, DSSS, बीपीपीएससी, टीआरई या फिर सुपर टेट, इन सब किसी भी एग्जाम में आपके आए हो, वो सारे पीवाईक्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे ताकि जो है आपकी क्या हो, प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके। तो इसलिए जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि जो है आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है। जो हमारी जनता है, जो हमारी पब्लिक है, उसका जो है हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी गवर्नमेंट में जो है वो कैसे नियंत्रण जो है बना रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो है गवर्नमेंट पे कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हड़ताल से, सेकंड ऑप्शन है नियमित चुनाव से, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का कानून द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का प्रदर्शन द्वारा। तो आप लोग ही बताइए सरकार पे कंट्रोल कैसे होगा। आप हड़ताल करेंगे तो आपका क्या सरकार पे कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा। सरकार तो क्या करेगी, लाठीचार्ज करवा देगी, या फिर आपके जो है और आंसू गैस के गोले वगैरह जो है वो छिड़वा देगी, तो आपका हड़ताल जो है वही समाप्त हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद जो है कानून द्वारा, कानून द्वारा जो है जनता कैसे कर सकती है? जनता तो नहीं कर सकती। कानून कौन बनाएगा? कानून जो है हमारा कौन है, हमारे संविधान में दे रखा है कानून। हमारे जो भी हमारे जो है कर्तव्य वगैरह सब कुछ जो है हमारे किसमें दे रखा है, संविधान के अंदर दे रखा है। कानून कौन बनाएगी? सरकार कानून बनाती है, हम नहीं बनाते, जनता नहीं जो है बनाती है, सरकार बनाती है। प्रदर्शन द्वारा, प्रदर्शन द्वारा भी हम जो है वो नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट पे। हम कंट्रोल कैसे सकते? चुनाव के द्वारा। नियमित चुनाव जो हमारे हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, उसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट पे। हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, अगर आपने अभी काम नहीं किया, आपने अभी गलत काम किया, तो अगले 5 वर्ष के बाद जो है आपका क्या होगा, हम हटा देंगे, हम किसी और जो है पार्टी को जो है वो लेके आ जाएंगे सत्ता में। तो इस तरीके से हम जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जनता कैसे कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट पे? चुनावों के द्वारा, वो भी नियमित चुनावों के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को पता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 2005 में, जिसमें जो है हमें क्या दिया मिला था, इसमें जो है बेटे बेटी, बेटी और बेटा, जैसे एक पिता है, ठीक है, इसकी संतान है, एक बेटा है एक बेटी है,
और इसकी जो है वाइफ हो गई, यानी कि इन बच्चों की जो माँ है वो हो गई। तो इन तीनों में जो है क्या होगा, इस तीनों में जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा इक्वल होगा। ये जो है आप लोगों का कानून आया था 2005 के अंतर्गत। बेटे को भी उतनी ही संपत्ति मिलेगी जितनी बेटी को मिलेगी, बेटी को भी उतनी मिलेगी जितनी वाइफ को उसकी मिलेगी। तो इन तीनों को जो है क्या होगा, तीनों को जो है इक्वल जो है आप लोगों को प्रॉपर्टी वाला जो है नियम आया था। पहले क्या था कि जो जमीन वगैरह होती थी किसको दी जाती थी, बेटों को दी जाती थी। तो ये जो है ये इसलिए आया है ताकि जो बेटियां हैं उनको भी मिल सके अधिकार, और जो उसकी पत्नी है, जो जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वाइफ है उसको भी अधिकार, कुछ प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर भी आ सके। तो पहला आपका कथन बोला जा रहा है, इसमें आपको ये बताना है कि इन कथनों में जो है सही कथन आपका कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन हमारा बोल रहा है, इस कानून के अनुसार हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है, इसमें तीनों को ही जो है बराबर हिस्सा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात हो रही है, हिंदू फैमिली की बात हो रही है, और अदर फैमिली जो है उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे मुस्लिम फैमिली या फिर क्रिश्चियन फैमिली या फिर सिख फैमिली या अदर जितने भी रिलीजन है उन सब की फैमिली की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिनियम किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवारों के लिए अधिनियम दिया गया है। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन हम पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहे हैं, यह कानून देश में मौजूद अन्य धार्मिक समुदायों की महिलाओं को भी उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में न्याय दिलवाता है। बिल्कुल नहीं, ये किसी मतलब मुस्लिम महिला को ये न्याय नहीं देगा। इस कानून के तहत ये नहीं बोला जाएगा कि मुस्लिम बेटी है कोई, एक मुस्लिम मान लीजिए एक ही मुस्लिम परिवार है, ये इसके पिता है, इनकी डेथ हो गई और यहाँ पे जो है तीन इनके जो है दो संतान है, एक बेटा है एक बेटी है, और इनकी जो वाइफ होगी वो है, किसकी वाइफ, इनकी जिनकी संपत्ति है इनके पिता की जो वाइफ है वो, यानी कि इन दोनों की माँ जो हुई वो। तो इसमें जो है ये वाला कानून जो हमारा है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, इसके तहत जो है ये मुस्लिम बेटी को जो है क्या है, अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी का, इसके तहत नहीं है। अलग से कोई कानून होगा वो अलग बात है, बट इसके तहत ये जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियों को जो है ये अधिकार मिल रहा है, यानी कि हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। बेटी को भी, वाइफ को भी जो है, महिलाओं को जो है ये अधिकार दिया जा रहा है। अदर जो हमारी कम्युनिटी है, अदर जो धार्मिक लोग है, अदर जो रिलीजन है, उनके लोगों को जो है ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही कथन हमारा सत्य है, यानी कि करेक्ट है। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है। जो हमारी जो पंचायत होती है अलग अलग स्तर पे होती है, तो यहाँ जिला पंचायत होगी हमारी, और जो है हमारी ग्राम पंचायत होगी, विकास खंड की। तो इसमें ये बोला कि एक का नाम ना विकास खंड भी है, इनमें से किसी एक का नाम विकास खंड भी है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी पंचायत को जो है विकास खंड स्तर बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जनपद पंचायत, दूसरा ऑप्शन है हमारा जिला परिषद, तीसरा ऑप्शन है हमारा पंचायत सभा, एंड चौथा ऑप्शन है हम लोगों का ग्राम पंचायत। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, जनपद पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं विकास खंड स्तर, जनपद पंचायत को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जनपद पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो राज्यों के बीच जल विवाद का कारण है। तो पहला आपको यहाँ पे कौन से राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पे मैं आपको एक प्यारा सा अपना भारत का जो है मैप बना के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला हमारा साउथ इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया वाली साइड है, ये जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड हो जाएगी, सिक्किम आ गया, उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा प्यारा सा भारत। तो यहाँ पे जो है दो राज्य है, ये आपको पता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कर्नाटका, और इधर वाली साइड हमारा क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो यहाँ पे ना एक ऐसे नदी जाती है, तो इस नदी के कारण जो है इन दोनों के बीच में क्या है, विवाद है। तो कौन सी इस नदी का ना नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे कौन सी वो नदी है। तो पहला ऑप्शन है रावी। आप लोगों को पता है रावी तो हमारी नॉर्थ वाली साइड है, साउथ वाली साइड तो है ही नहीं। गंगा भी आप लोगों को पता है, ये भी हमारी नॉर्थ वाली साइड है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इन सब से जो है जाती है, वेस्ट बंगाल, इन सब से जाती है हमारी गंगा। यमुना जो है ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरीके से, और ये जो है कहाँ पे मिल जाती है, ये जो है हमारे प्रयागराज में जाके जो है गंगा से मिल जाती है यमुना। तो ये तीनों नदी जो है ये नॉर्थ इंडिया की नदी है, ना कि साउथ इंडिया की। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है, कावेरी।
कावेरी जल विवाद है किनके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद चलता रहता है, क्योंकि इनको भी भाई भरपूर पानी चाहिए, कर्नाटक वालों को, और तमिलनाडु वालों को जो है वो भी भरपूर पानी चाहिए कावेरी नदी का, जो कि पर्याप्त इन दोनों के जो है राज्यों के लिए नहीं हो पाता है, इसलिए इनके बीच में विवाद चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अक्सर लोकतंत्र को विवादों के समाधान का एक बेहतर माध्यम माना जाता है। डेमोक्रेसी को जो है क्या माना जाता है? कोई भी जो विवाद वगैरह है उनका जो है सॉल्यूशन के लिए जो है ये बेहतर बेहतर जो है माध्यम यानी कि मीडिएटर माना जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव कथन बताना है यानी कि सत्य कथन आपको बताने हैं। कौन से कथन जो है ये सत्य है? 4 कथन यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो पहला कथन हमारा है, विवादों का जन्म तब होता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जैसे कि यहाँ पे एक हिंदू परिवार है और यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार है, ठीक है, ये जो है क्या अलग अलग धर्म के हो गए, तो ये जो है ये इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इनके भाई आपको पता है इनके त्योहार अलग है, इनके त्योहार अलग है, दोनों के त्योहार आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी, दोनों की संस्कृति आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगी, दोनों का पहनावा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, दोनों का जो है खान पान आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये जो है एक दूसरे के साथ क्या है तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विवाद होगा। अगर ये दोनों तालमेल बिठा लेंगे तो इनमें विवाद नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, अगर ये लोग अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, या अलग अलग एरिया वाइज भी बड़ा जो है विवाद होता रहता है। जैसे कि आपने महाराष्ट्र का सुना होगा, महाराष्ट्र में जो है ये बहुत चलता है, एक भाषा के तौर पे वहाँ पे बहुत चलता है मराठी वगैरह, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाषा के आधार पे भी अगर कोई तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, भाषा जो है हमारे संस्कृत के अंदर आ जाता है, तो इस आधार पे भी जो है हमारे क्या होगा? विवाद होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये कौन बताता है? ये हमारी मीडिया बताती है, हमारे पत्रकार बताते हैं, हमारे अखबार जो आपको न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखने को मिलेगी, आपको टेलीविजन यानी टेलीविजन पे तो आपको न्यूज़ वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। और हमारी जो जनता से और भी और जनता से जो और जो आपके मुद्दे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड भी जो है चर्चा कौन करता है? ये सारे करते हैं अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन। और सरकार को जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाते हैं? यही सारे करते हैं। तो अब ये बिक जाए तो अलग बात है, बट वैसे तो इनका ही काम है ये करना। तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कथन हमारा क्या बोला जा रहा है? थर्ड कथन है हमारा, लोकतंत्र में लोग अपनी राय धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जो है हमारी क्या है सत्य है, करेक्ट है। इसमें जो है हमारे डेमोक्रेसी में हम जो है धरने कर सकते हैं, बट शांतिपूर्ण धरने, ये नहीं कि आप दंगे कर रहे हो, दंगे नहीं, धरने की बात हो रही है यहाँ पे। शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं? धरने कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहां पे जो है आप धरने कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, आप जो है हड़तालें कर सकते हैं, और जो हमारे हस्ताक्षर अभियान, जो सिग्नेचर वाला अभियान होता है ना, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे काम कैसे करने? ये सारे के सारे काम जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से आपको करने होते हैं। एक जो है हमारा लिमिट होती है, उसके अंडर ही आपको वो सारे काम करने होते हैं। तो उसके बाद जो है ये हमारे डेमोक्रेसी में हो सकता है। तो ये बात भी हमारी करेक्ट है। आपका ऑप्शन कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। चौथा कथन हमारा क्या बोला गया है? भारत में चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारा चुनाव कब होता है? 5 सालों में एक बार ही होता है। इसके माध्यम से लोग अपनी पसंद या नापसंद जाहिर कर सरकार बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज हमारी बीजेपी है, ठीक है, अब मान लीजिए 5 साल बाद जो है आप किसी और सरकार को भी ला सकते हो, और आप इसी सरकार को रिपीट भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चुनावों के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। आप वोट डाल के जो है अपने जो सरकार को है वो चेंज भी कर सकते हैं, और उसी सरकार को जो है आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये जो है किसके हाथों में? ये हमारी जनता के हाथों में है। तो ये बात हमारी बिल्कुल जो है वो सत्य ही है। तो इनमें से आपको कोई भी आपको असत्य देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मेटूर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पर है? पहली बात तो आप ये बताइए, मेटूर बांध जो है साउथ इंडिया में कौन से आपके स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलता है? ये आपको पता है कावेरी जल विवाद किसके बीच में है?
कावेरी जल विवाद जो है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। पता है ना आप लोगों को, तमिलनाडु के बीच में जो है हमारा ये है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारा मेटूर बांध है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है या फिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है? तो ये हमें मिलता है तमिलनाडु में। कौन सा बांध? मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है तमिलनाडु में। तो ये हमारा कौन सा छोर है? क्या ये ऊपरी छोर है या निचला छोर है? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर वाली साइड का आपको नहीं दिख रहा है, ये तो नीचे वाली साइड हमें दिख रहा है, यानी कि ये हमारा निचले छोर पे है। कावेरी नदी के ये निचले छोर पे हमारा जो है मेटूर बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के अन्य कौन से तरीके हैं? यहाँ पे आपको ये बताना है कि जैसे वोट डालने का तो हमारे पास है अधिकार, किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में, यानी कि डेमोक्रेटिक जो हमारे गवर्नमेंट होती है उसमें जो है हमारे ये तो है वोट डालने का। लेकिन इसके अलावा कोई सरकार की कोई नीति है, कोई निर्णय सरकार ने ले लिया तो उसको हमें चेंज करना है या उसमें भाग लेना, तो हम उसको कैसे जो है उसको कौन से हमारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम भाग ले सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा सरकार के कार्यों में रुचि लेकर। ऑब्वियसली जब हम सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसमें हम रुचि लेंगे, तभी तो भाई हम देखेंगे कि इन्होंने सही किया है या गलत किया है। रुचि लेने के बाद ही तो हमें ये चीज पता चलेगी। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सेकंड है हमारा आलोचना करके, हमें लगे कि चलो भाई ये हम सही नहीं है, सरकार ने एक निर्णय लिया और वो जो है सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ जो है आलोचना कर सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान द्वारा ऑब्वियसली हमें कोई चीज गलत लग रही है तो हम उसके खिलाफ जो है हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आप लोगों को पता होगा एक किसान वाला जो कानून आया था, आप लोगों को पता है ना, किसान कानून हमारा आया था अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों के बाद पहले की बात है। तो इसमें जो है किसानों ने क्या किया था? धरना प्रदर्शन वगैरह किया था ना, आलोचना की थी पहले तो सरकार की कि आप ये जो है जो आप ये नियम लेके आए वो गलत है, और इसके बाद यहाँ पे जो है किसानों ने क्या किया? धरना प्रदर्शन किया था, ट्रैक्टर वगैरह ये सब जो है यहाँ पे लगा दिए थे। तो ये जो है आपका क्या हुआ था? ये हमारा आलोचना की जाए थी सरकार की, कि आपके सरकार की आलोचना मतलब सरकार का जो कानून था ना उसकी आलोचना की जाए थी। इनके माध्यम से ये कहना था कि आपने ये जो कानून लेके आए हैं वो जो है आपका गलत कानून है। इन लोगों ने यही बोला था। अभी रिसेंट का एग्जांपल मैं दे रही हूँ आप लोगों को। तो सरकार को जो है कुछ टाइम बाद क्या करना पड़ा? बीजेपी की सरकार ही थी और इसमें जो है मोदी जी को क्या करना पड़ा था? ये वापस लेना पड़ा था। इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, किसान भाई जो है वो नहीं मान रहे हैं, उनको ये चीज सही नहीं लग रही है, तो ठीक है हम इसको वापस ले लेते हैं। ये बात बोली थी। अब वो सही था नहीं था वो मुझे नहीं पता, बट ये था कि इन्होंने वापस ले लिया था। तो सरकार जो है जनता के दबाव में जो है अपने कानून को वापस भी लेती है। तो ये आपको याद रखना है। सरकार ये नहीं, सरकार ने कोई कानून बना दिया तो वो थोपी ही जाएगी जनता पे, नहीं। जनता अगर उसमें रुचि लेगी उसकी आलोचना भी कर सकती है और उसके खिलाफ जो है उस कानून को ना बदलवा भी सकती है। जनता सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जो है जनता ही इनको वोट डाल के जो है क्या करती है? गवर्नमेंट में लेके आती है, इसलिए। तो जो सरकार होती है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसलिए जो है कानून को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा बोला गया है पुलिस द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस द्वारा जो हमारी जो है भूमिकाएं निभाई जाती है, जो उनका कर्तव्य होता है वो जो है क्या है हमारा? यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इन कथनों में जो है सत्य कथन आपको बताने हैं, यानी कि हमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव कथन के बारे में जानना है कि कौन सा कथन जो है इन तीनों में हमारा सही है। तो पहला कथन बोला जा रहा है पुलिस का कार्य समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। पुलिस का ही तो काम है क्रिमिनल्स वगैरह को जो है जेल में डाले और यहाँ पे जो है शांति बनाए रखे अपने जिस भी एरिया का जो उनको दे रखा है डिपार्टमेंट, तो वहां का जो है क्या करे? वहां पे कानून बना के रखे, वहां पे व्यवस्था बना के रखे, जो है क्राइम वगैरह जो है ये सब कम हो। तो ये सारा कार्य किसका है? पुलिस का कार्य है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो इसके नियंत्रण में रहता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए ये एक पुलिस थाना है और इसका जो है कार्य क्षेत्र ना इतना है। अब इस वाले कार्य क्षेत्र में कोई क्राइम हो गया, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब जिसका मर्डर हुआ है तो उसकी फैमिली वाले जो है इस वाले थाने में नहीं जाएंगे।
कि इस थाने में जाते हैं, हम अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इसके कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं, इस थाने के कार्य क्षेत्र में तो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया नहीं आ रहा, ये वाला एरिया जो है दूसरे थाने के क्षेत्र में आ रहा है, इस वाले थाने के क्षेत्र में। तो ये जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली किसके पास जाएगी? उसकी फैमिली जो है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए कहाँ जाएगी? वो जाएगी इस वाले थाने में, वो दूसरे थाने में नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र बटा होता है थानों का, जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके जो है कार्य क्षेत्र बटे होते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। तीसरा कथन है, थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। तो अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पे ही कार्रवाई कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पूरा ऑर्डर वगैरह पास होता है उसके बाद ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा करेक्ट है, तीनों ही कथन जो है हमारे सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान दिए हैं? तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने लड़कियों को विशेष प्रावधान दे रखा है, तो कौन कौन से विशेष प्रावधान जो है लड़कियों को दे रखे हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब पहला हमारा बोला जा रहा है ऑप्शन, शैक्षिक शुल्क में कटौती। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे कि कई ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका जो है DSSB जो है वो भी नॉन टीचिंग एग्जाम जो है वो निकालता है, नॉन टीचिंग एग्जाम के जो है फॉर्म निकालता है, वैकेंसी निकालता है। तो उसमें जो है लड़कियों की जो फीस क्या है, लड़कियों की फीस जो है 0 होती है उसमें, और जो मेल की है उसमें कुछ ना कुछ उनका लगता है, 150-200 ऐसे कुछ लगता है उनका। बट फीमेल को क्या है, यहाँ पे क्या मिल रही है, फीमेल को तो यहाँ पे जो है स्पेशल चीज मिल रही है, यहाँ पे जो है विशेष प्रावधान मिल रहा है। तो ये जो है शैक्षिक शुल्क में जो है कटौती की जाती है लड़कियों के लिए। और कई आप ऐसे देखेंगे कि वहां पे ना फ्री में ही आपको जो है लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है, और लड़कों को फ्री में नहीं मिल रही है, बट लड़कियों को दी जा रही है, विशेष प्रावधान दिया जा रहा है। जैसे कि आप बिहार में देखेंगे, बिहार में क्या है, बिहार में जो है जैसे 10th पास करने पे जो है, 12th पास करने पे जो लड़कियों को अलग से जो है अलग पैसे दिए जाते हैं उनको, कि आपकी जो है फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 12th पास हो गए या फिर आप जो है आपका ग्रेजुएशन हो गया उसमें भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है लड़कियों को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है विशेष प्रावधान करती है सरकारें। ये वाला कथन तो हमारा सही है, पहला वाला। दूसरा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आप ट्रैक्टर वगैरह के पीछे भी आप लोगों को ना देखने को मिल जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला अभियान चलता ही रहता है। मतलब ये जो है कथन जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा, स्लोगन जो है ये हमारा क्या हर जगह आप लोगों को देखने को मिला, दीवारों पे भी लिखा होता है। मतलब एक फीमेल की इमेज बना देते हैं। आप स्कूल के बाहर भी देखेंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, कन्या विद्यालय वाले जो स्कूल होते हैं, वहां पे भी आप ना बाहर वाली बोर्ड पे जो है उनका जो फ्रंट गेट जो होता है ना, उस पे भी आपको वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साइन वहां पे ऐसे मिला होता है, पूरा सिंबल जो है वो लगा होगा, और साथ ही साथ जो है वहां पे फोटोज भी लगी होती है लड़कियों की, स्कूल को बैग लेके जा रही है या समथिंग ऐसा जो है मिलता है। तो ये आपको मिलेगा विशेष प्रावधान में लड़कियों के लिए सरकार के द्वारा। आर्थिक सहायता प्रदान करना, सरकार जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, स्कॉलरशिप अलग से देती है, फीमेल को रिजर्वेशन देती है, ये सारा काम जो है क्या करती है, सरकारें करती है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पे है? यही वो वाला जो है हमारा कावेरी नदी जल विवाद जो है हमारा यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चलता है, आपको पता ही है। ये तमिलनाडु हो गया, ये हमारा कर्नाटक हो गया, और ऐसे कावेरी नदी जा रही है हमारी। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा बांध है, यहाँ पे हमारा कृष्णा राज सागर बांध। कौन सा है? कृष्णा राज सागर बांध। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। और तमिलनाडु में हमारा कौन सा है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध। तो ये आपको पता है ये ऊपर वाली साइड है, तो ये ऊपरी छोर पे हो जाएगा कृष्णा राज सागर बांध, और मेटूर बांध हमारे यानी कि तमिलनाडु हमारे नीचे वाली साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेटूर बांध जो है ये निचली छोर पे हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी छोर, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा राज सागर बांध की बात हो रही थी। इनके बीच में जल विवाद क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि आप बताइए ये कृष्णा राज सागर से पानी अगर छोड़ा ही ना जाए तो ये तमिलनाडु तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ तमिलनाडु के जो आपके यहाँ पे सिटी वगैरह है और यहाँ पे सिंचाई वगैरह के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता है कि पानी छोड़ो तभी हमें भी मिलेगा। अब कर्नाटक वाले कहते हैं कि भाई इतना पानी है ही नहीं, हमारे अपने बेंगलुरु वगैरह को ही पानी देने में जो हमारा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो और जो है हमारे यहाँ पे भी सिंचाई वगैरह होती है, खेतों में पानी जाना होता है, तो कहाँ से जाता है? कावेरी नदी से जाता है। तो इसलिए जो है इन दोनों जो है राज्यों में जो है क्या है, जो है विवाद चलता रहता है इस नदी को लेके, कावेरी नदी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
ये कथन कारण वाले बहुत आते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखने अच्छे से। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों एवं कार्यवाहियों के लिए स्थापित तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है हमें 3-4 कथन दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें सही कथन बताने हैं। यहाँ पे पंचायत वगैरह के बारे में, आपको ग्राम पंचायत होती है ना, उसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। पहला है हमारा, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर पंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। पहली बात, ये आधा ही ठीक है, आधा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे पंच जो है वो नहीं चुनते हैं, यहाँ पे अदर जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो भी जो है यहाँ पे चुनती है। किसको? मुखिया को चुनती है। पंचायत का जो मुखिया होता है ना, उसको चुनते हैं। सरपंच जो होते हैं उनको चुनती है। तो ये कथन तो हमारा गलत हो गया, पहला वाला। दूसरा कथन हमारा क्या बोल रहा है? वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इनका गठन कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है ग्राम पंचायत का। तीसरा कथन है हमारा, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। आपने पंचायत वो देखी होगी ना, सीरीज, वेब सीरीज, पंचायत वेब सीरीज, तो उसमें आप लोगों को पता होगा, पंचायत वेब सीरीज में एक जो वो था ना, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो क्या था, वो सचिव ही तो था वहां पे। किसने उसकी नियुक्ति की थी? सरकार ने नियुक्ति करता है। सचिव की नियुक्ति जो है सरकार द्वारा की जाती है, वो जो है वोट के द्वारा, वोट के माध्यम से जो है वो नहीं आता है। तो सचिव सचिव का जो है ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यही जो है ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यही जो है ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है, एक ही व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन है हमारा, सचिव का कार्य ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा में हुए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना है। तो सचिव का कार्य क्या है? जो भी ग्राम सभा में जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है, इन दोनों को जो है क्या करेगा? इन दोनों की जो है बैठक बुलाएगा, और वहां पे जो है क्या, वहां पे जो भी चर्चाएं हो रही है कि ग्राम सभा के मेंबर्स ने क्या बोला, ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने क्या बोला, फिर उनका डिसीजन क्या निकला, तो इनका रिकॉर्ड रखने का कार्य किसका है? सचिव का कार्य है। फिर इसका रिकॉर्ड रख के वो क्या करेगा? वो सरकार तक ये अपनी बात जो है पहुंचाएगा। ये किसका कार्य है? सचिव का कार्य होता है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कथन गलत था, 3 कथन हमारे सही थे। 2, 3, 4 ये वाले कथन हमारे सही है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र की मूल भावना किस पर आधारित है? जो लोकतंत्र की मूल भावना है वो किस पे आधारित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कथन है हमारा, शक्ति का केंद्रीकरण। दूसरा हमारा पहला ऑप्शन है हमारा शक्ति का केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है हमारा नागरिकों की भागीदारी, तीसरा ऑप्शन है सैन्य नियंत्रण, और चौथा ऑप्शन है आर्थिक प्रभुत्व। तो लोकतंत्र की मूल भावना का किस पे आधारित है? ये है नागरिकों की भागीदारी पे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कथन है हमारा, भारत में अस्पृश्यता की प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को आर्टिकल जो है हमारा कौन सा है? आर्टिकल जो है हमारा 17 आर्टिकल में हमें ये मिलता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का हमारा आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 17। तो इस पे जो है क्या है, कानूनी रूप से जो है रोक लगा दी गई है। इसमें क्या होता था, यहाँ पे ना कुछ जो जाति विशेष के लोग थे उनको ना अछूत माना जाता था। मतलब इनसे कोई भी संपर्क करेगा या इनके कॉन्टेक्ट में भी कोई आ जाएगा, हल्का ये टच भी कर देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप भी जो है अछूत के संपर्क में आ गए, आप भी अछूत हो गए। इस तरीके से मतलब गंदा मानते थे, इनका टच जो है वो गंदा मानते थे। तो इस पे जो है किसने जो है वो क्या कानूनी रोक लगाई है? किसने लगाई है? सरकार ने लगाई थी। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 में हमारा दे रखा है। तो ये बात तो हमारी कथन, ये वाला कथन तो सही है हमारा। अब हम कारण पढ़ते हैं। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जो दलित वर्ग था उनको जो है एजुकेशन से, उनको जो है हेल्थ से, और जो और अदर जो सुविधाएं होती है, मंदिर में जाना, मंदिर में ना जाना, उसमें मंदिर में जो है जाने से जो है इनको क्या किया जाता था? रोका जाता था। तो उनके लिए भी इन्होंने बड़े आंदोलन वगैरह लड़े थे। B.R. अम्बेडकर जो है उसमें बहुत मुख्य भूमिका में थे। तो ये कथन भी हमारा सत्य है, और ये दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है?
जो लोकतंत्र है इसकी सफलता का जो है मेन आधार जो है वो मेन रीजन जो है हमारा क्या होता है? पहला है जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या लोकतंत्र सफल हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कर संग्रह, टैक्स, टैक्स कलेक्शन, ये सही है? बिल्कुल नहीं है ये भी। लोकतंत्र की सफलता टैक्स सिलेक्शन से जो है वो आपकी लोकतंत्र की सफलता डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। सेना की शक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि नागरिक जो होते हैं ना उनकी जागरूकता जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? लोकतंत्र की सफलता के लिए। जितने लोग जागरूक होंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र जो है वो क्या होगा? सफल होगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा हमारा डेमोक्रेसी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है आपको अलग अलग स्तर होते हैं हमारे पंचायती राज व्यवस्था के, तो तीन आप लोगों को यहाँ पे कथन दे रखे हैं। इन तीनों कथनों में से जो है हमारा कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी कि पॉजिटिव कथन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। पहला कथन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो हमारा जो है पहला स्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत जो है वो हमारा फर्स्ट स्तर होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग इसे चुनते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये किसके प्रति जवाबदेह होती है? ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति जो है वो क्या होती है? जवाबदेह होती है। जैसे कि सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति। वैसे ही जो है ग्राम पंचायत जो है कोई भी कार्य वगैरह करेगी तो उसके ऊपर निगरानी कौन रखता है? ग्राम सभा वाले निगरानी रखते हैं। और ये जो है ग्राम सभा वाले ही इनको चुनते हैं इस वजह से। और ग्राम सभा का जो मेंबर होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जितने भी 18 प्लस के जो गांव में लोग हो गए, जो उस एरिया के लोग हो गए, उस गांव के जो लोग हो गए 18 प्लस वाले, जिनको वोटिंग राइट है, उनके पास जो है आपका क्या है? वोटर कार्ड है। और उनका जो है उनका नाम होना चाहिए किसमें? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। गाँव के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। तो ये सारे किसके मेंबर्स बन जाएंगे? ये सारे बन जाएंगे ग्राम सभा के मेंबर्स। और ग्राम सभा के मेंबर्स ही जो है ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको जो है चुनने का कार्य करते हैं। इसलिए ये सारे के सारे जवाबदेह होते हैं ग्राम सभा के। तो हमारा पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन हमारा क्या बोल रहे हैं? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड। इसे जो हम क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत भी कहते हैं और इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। देखो, एक ग्राम पंचायत भी, एक गांव जो है वो आएगा, फिर जो है उसमें जो है 3-4 गांव भी हो सकते हैं। मतलब 3-4 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। और ग्राम पंचायत में जो है ये जो है किस में आते हैं? और ये बहुत सारे जो ये हमारे इसको मिला के जो है मान लीजिए ये हमारा ग्राम पंचायत बन गया है। क्या बन गया? ये ग्राम पंचायत बन गया। ये ग्राम पंचायत बना है। ये ग्राम पंचायत जो है, और भी ग्राम पंचायत ऐसे बन सकते हैं। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके जो है जनपद पंचायत बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो है तीसरा कथन क्या बोल रहा है? पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह स्तर जो है क्या होता है? तीसरा स्तर होता है। कौन सा स्तर है ये? तीसरा स्तर है। ये भी कथन हमारा सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता किसके पास होती है? क्या लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें जो है सत्ता राजा के पास होती है? जी नहीं, ये किसमें होती है? राजतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार। यहाँ पे जो है राजा रानी जो है वो जो है सब सर्वे सर्वा होते हैं। तो हमारा पहला गलत हो गया। ये जो है इसमें जो है जनता जो है वो जो है सरकार में लोकतांत्रिक सरकार में जो है सत्ता जो है किनके पास होती है? जनता के पास ही होती है। जनता के द्वारा जो है क्या किया जाता है? प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रतिनिधि चुनती है जनता अपने अपने एरिया के। ये प्रतिनिधि जाके जो है वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं कौन सी पार्टी जो है वो बनेगी, हमारी सरकार में आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लोकतंत्र में सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण कौन रखता है? जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो है सरकार की शक्तियों पे कौन नियंत्रण रखेगा? मान लीजिए सरकार ने कोई गलत कानून बना लिया और संविधान में वो कानून जो है अमान्य है। क्या है? अमान्य है। तो ये क्या करेगी? जो है संविधान जो है ये नियंत्रण रखती है किसके ऊपर? ये नियंत्रण रखती है इस सरकार के ऊपर। ये जो है संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकती है सरकारें। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय और समानता मुख्य रूप से
किस दस्तावेज में वर्णित होती हैं? न्याय और समानता की बात यहाँ पे की जा रही है। इतिहास की पुस्तकों में, संविधान में, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में या फिर धार्मिक ग्रंथ में। तो कहाँ पे होते हैं न्याय और शक्ति? न्याय और शक्ति हमारा जो है, न्याय और समानता जो है कहाँ पे है? हमारा संविधान के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत आपको न्याय भी मिलता है और हमारा क्या मिलता है? समानता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाती है? तो सरकारें जो है वो कौन सा कदम उठाती है हमारे समानता को सुनिश्चित करने के लिए? तो पहला है हमारा ऑप्शन, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना। एक बात बताओ, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देगी तो ये समानता ला रही है? नहीं ला रही है भाई, बल्कि बढ़ावा ना देना होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बढ़ावा ना देना। तब ये वाला कथन हमारा सही होता है, अभी हमारा ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कानून और नीतियां बनाना। बिल्कुल सही है, कानून नीतियां बनाओगे तो आप जो है समानता ला सकते हो। कोई ऐसा कानून आप बनाओ जो है दोनों में समानता लाए, जैसे लड़के लड़कियों में जो है समानता लाने के लिए आप लोगों को क्या आया है? हिंदू प्रॉपर्टी में जो समानता आई थी ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 वाला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। तो इसके द्वारा जो है क्या किया? लड़के और लड़कियों में जो है समानता लाने का प्रयास किया गया। तो कानून बनाया भाई, सरकार ने बनाया कानून और नीति बनाई, तो इसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं? समानता ला सकते हैं। केवल धनी लोगों को लाभ देना, धनी लोगों को केवल लाभ दोगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं करना, उपयोग करना है। तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। यदि सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? ये पूछा जा रहा है। तो पहला कथन हमारा है, न्यायालय को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। उसे जनता द्वारा पुनः निर्वाचित होना होगा। क्या होना पड़ेगा? दोबारा से जो है उन्हें इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, तभी तो वो सत्ता में बनी रहेगी, वरना सत्ता में कैसे बनी रहेगी? आज जैसे बीजेपी है, अब मान लीजिए नेक्स्ट इलेक्शन होता है हमारा, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा हमारा, नेक्स्ट इलेक्शन, तो यहाँ पे जो है जनता इसको वोट देगी, तभी तो ये लोग जीतेंगे, दोबारा से रिपीट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो इलेक्शन के द्वारा जो है पुनः जो हमारा इलेक्शन होगा, दोबारा जो इलेक्शन होगा उसके द्वारा इनका निर्वाचित होना जो है जरूरी है, तभी जो है ये जनता में ये जो है सरकार बनी रह सकती है सत्ता में। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 20 में से कितने नंबर जो है वो स्कोर किए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को जो है मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको जो है एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो है हमारा प्रैक्टिस सेट कौन से नंबर का होगा? प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 6 नंबर का, हमारा प्रैक्टिस सेट कल होने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।